क्वेश्चन हमने पढ़ा था 97, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधे 99 पे। 99 आपका क्या कह रहा है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है, ओथ और अफर्मेशन बताई जा रही है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे उनकी, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, क्या उसका रहेगा, क्या पढ़ लेते। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे या उनके द्वारा कोई अपॉइंट किया गया व्यक्ति शपथ दिलाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 100 पे। आर्टिकल 100 क्या कह रहा है, आर्टिकल 100 कह रहा है कि सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों का कार्य, मान लीजिए कोई मेंबर है जो दोनों राज्यसभा लोकसभा में मेंबर है, ठीक है, क्या कह रहा है जरा पढ़ लेते कि संविधान में यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मत की बात हो रही है, तो कौन इलेक्शन कर सकता है, ये चीज बोली गई। ओके, अब इसके क्लॉज 3 जो इंपॉर्टेंट है जरा पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। ओके, क्या बोल रहा है, 1/10 10वां भाग की बात की जा रही है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 101 पे। आर्टिकल 101 क्या कहता है, रिक्त के बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए कि कोई दोनों सदन का सदस्य है, उसको एक सदन में से अपना पद छोड़ना होगा, एक मेंबरशिप छोड़नी होगी, यानी कि दोनों राज्यसभा या लोकसभा में से एक जगह का वो अपना मेंबर रह सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसे एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करना होगा, जो आपके संसद के विधि द्वारा जो प्रोविजन बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि सीधी बात यही कही जा रही है कि वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता है, उसे एक सदन का सदस्य रहना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिकल 100 इसका क्लोज 4 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना है, विदाउट परमिशन, उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा कंटिन्यूस 60 डेज तक, ठीक है। 60 डेज तक वो संसद में नहीं आता है तो उसके सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। फिर एक प्रोवाइजो क्या कह रहा है, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्र अवस्थित है, यानी कि सदन समाप्त चल रहा है या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ओके, तो क्या बोले कि वो 60 डेज क्या है, उसमें कोई हॉलीडे नहीं गिना जाएगा, या फिर अगर सत्र की समाप्ति चल रही है वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगी। ये जो 60 डेज रहेंगे कंटिन्यूस में रहेंगे, वर्किंग डेज रहेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 102 पे। 102 क्या कहता है कि सदस्यों के लिए निर्धारित है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन। अभी हमने जब गवर्नर पार्ट पढ़ा था वहाँ क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, प्रेसिडेंट का पार्ट पढ़ा है वहाँ भी हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, लेकिन यहाँ के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। 102 में क्या कहता है कि, ठीक है, इसका सीधा हम आ जाते हैं सीधे बी पॉइंट पे। बी पॉइंट क्या कहता है, यदि वे विकृत है यानी कि अनसाउंड है और सक्षम न्यायालय की ऐसा घोषणा विद्यमान है, ठीक है। क्या कहता है आपका 102 डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। पहली बात तो ठीक है, फिर पहली क्या बोला है कि अनसाउंड, ठीक है, अनसाउंड है और किसी न्यायालय द्वारा ये विद्यमान है, ठीक है। तो अनसाउंड कौन होता है, जो किसी भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, यानी कि आप कह सकते हैं इनसेन या पागल, एक जनरल लैंग्वेज में वर्ड आता है पागल, है ना, कि मेंटली डिसेबल है। फिर बी पॉइंट क्या कहता है, यदि
अनुन्मोचित दिवालिया, इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट हो चुका है यानी कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। या फिर डी पॉइंट क्या कहता है आपका कि भारत का नागरिक नहीं है या उससे किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए हैं। यानी कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, और सिटीजन है था तो रह नहीं गया है क्योंकि उसने किसी और कंट्री की क्या बोलते हैं इसको, सिटीजनशिप ले ली है। ओके, तो ये इसकी मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे आपका बाकी के आर्टिकल आपके इम्पोर्टेंट नहीं है इससे, तो सीधे हम आ जाते हैं आपका 107 पे। 107 क्या कह रहा है, आपकी विधेयकों के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो बिल्स रहते हैं। ठीक है, बिल्स का क्या कह रहा है कि विधेयकों का पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध प्रोविजंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सीधे इसका क्लॉज 3 पे आ जाते हैं। वहाँ के कह रहे हैं संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यवकृत नहीं होगा, यानी कि समाप्त नहीं होगा। कोई बिल अगर बनाया जा रहा है, सत्र की समाप्ति चल रही है, तो वहाँ वो बिल को समाप्त नहीं किया जाएगा, उसकी कंटिन्यूस जो भी है डिस्कशन चलता रहेगा। ओके, फिर इसके क्लॉज 4 और पढ़ लेते। क्या कहते हैं, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा हो गया है तो बिल की समाप्ति नहीं की जाएगी। क्लॉज 5 क्या कहता है, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, ठीक है, लंबित मीन्स की ड्यू चल रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है, उसका डिस्कशन चल रहा है, यह जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा में विघटन व्यवगत नहीं होगा। यानी कि सीधी बात है कि अगर लोकसभा का विघटन होता है तो भी बिल की जो डिस्कशन है उसको लेके चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते सीधे आपके आर्टिकल 110 पे। 110 इंपॉर्टेंट है, आप इसका आर्टिकल नंबर याद रखेंगे। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि मनी बिल कहाँ दे रखा है। ठीक है, 100 में मनी बिल बताया गया है। मनी बिल क्या है कि किसी कर का अधिरोपण, उत्सालन, परिहार या परिवर्तन कर, यानी कि जो भी सोर्सेज अब दिए जा रहे हैं, फंड्स दिए जा रहे हैं, वो सब आपको मनी बिल में आ जाता है। ठीक, तो 110 ध्यान रखिएगा। 111 क्या है, असेट्स टू बिल। 111 क्या है, असेट टू बिल। बिल की बात की जा रही है, अनुमति, विधेयकों पे अनुमति। ठीक है, क्या है इसकी लैंग्वेज जरा पढ़ लेते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है, अनुमति को रोक लेता है। यानी कि कोई बिल का डिस्कशन चल रहा था, लास्ट हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास गया, राष्ट्रपति जी उसे चाहे उसको अनुमति दे सकते हैं, चाहे उस अनुमति को रोक सकते हैं। ठीक है, तो आपका 111 ये कहता है। ओके, फिर आते हैं 112 पे। 112 क्या है आपका, आर्टिकल 112 क्या कहता है आपका, बजट के बारे में बात करता है। ठीक है, इसका आर्टिकल नंबर सीधा याद रखिएगा कि बजट कहाँ दे रखा है। आपके क्वेश्चन आता है कि 112 में क्या दे रखा है या बजट कहाँ दे रखा है। 112 आप याद रखेंगे। बजट क्या, वो क्या है आपका, एक जो लैंग्वेज दे रखी है, वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आप सभी को पता है कि बजट क्या होता है, जिसमें हमारी एक्सपेंसेस और इनकम दोनों इंक्लूड रहती है, यानी कि आय और व्यय। ठीक है, उसके बाद आप 114 पे आ जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे के सारे, वही आपको कराए जा रहे हैं जो रिलीवेंट है आपके लिए। 114 क्या है, अप्रोप्रिएट बिल, विनियोग विधेयक। अब विनियोग विधेयक क्या है आपको इतना नहीं है कि इसका आर्टिकल नंबर याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।